क्या एक सरकारी मुहर, मतलब कागज का एक साधारण सा टुकड़ा, किसी फल को 48 घंटे में सड़ने से बचा सकता है? सुनने में तो एकदम असंभव लगता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर सोचिए, क्या एक सर्टिफिकेट किसी पत्थर तराशने वाले कारीगर को, जो अपने हाथों से काम कर रहा है, उसे करोड़ों की लागत वाली फैक्ट्रियों से लड़ने की ताकत दे सकता है? ऊपरी तौर पर देखें तो ये नामुमकिन लगता है। सही बात है। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि सरकारी प्रमाण पत्र का मतलब बस धूल फांकती हुई फाइलें और लाल फीताशाही है। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम इसी असंभव को संभव बनाने वाले विज्ञान और इसके अर्थशास्त्र पर बात करने वाले हैं। तो द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है वो बिहार के जीआई टैग, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। और देखिए, ये कोई बहुत ही सामान्य सा या बोरिंग विषय नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एकदम साफ करते हैं कि जीआई टैग केवल कोई कानूनी ठप्पा नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे किस तरह से दिखा जाना चाहिए? ये दरअसल बिहार के किसानों और कारीगरों की आय को कई गुना बढ़ाने का, उनके जीवन को बदलने का और सदियों पुरानी कलाओं को संरक्षित करने का एक बेहद शक्तिशाली आर्थिक उपकरण है। वाह, मतलब एक तरह का रक्षा कवच। हाँ, बिल्कुल, एक रक्षा कवच जो किसी उत्पाद की आत्मा को मरने नहीं देता। तो शुरुआत में ही इस पूरी तस्वीर का दायरा समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के जो आंकड़े हैं ना, अगर उन पर हम नजर डालें तो 2026 तक आते आते बिहार ने 13 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग की सूची में दर्ज करा लिया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे वैश्विक मानचित्र पर उनकी एक बहुत मजबूत जगह बन गई है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी उत्पाद एक ही टोकरी में नहीं रखे गए हैं। स्रोत बताता है कि इन्हें बाकायदा 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, वो श्रेणियां बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो है पंजीकृत और स्थापित, यानी वो उत्पाद जो पूरी तरह से बाजार और निर्यात के लिए तैयार हैं। दूसरी है स्वीकृत और अधिसूचित, जिनकी कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और तीसरी श्रेणी है पाइपलाइन या उन्नत चरण वाले उत्पाद, जो बस अपनी मंजिल के करीब है, राइट? एग्जैक्टली। इस पूरी यात्रा में 2018 का साल तो जैसे बिहार के कृषि उत्पादों के लिए एक बहुत बड़े धमाके या ऐतिहासिक मोड़ की तरह था। हाँ, स्रोत में भी 2018 को एक बिग बैंग मोमेंट कहा गया है। बिल्कुल, एक ही साल में 4 उत्पादों को मान्यता मिली: शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान। और उसके बाद 2023 में पश्चिम चंपारण का मरचा चावल भी इस सूची में जुड़ गया। सही कहा। ये हमें बताता है कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुविचारित और संगठित प्रयास है। तो चलिए इसकी एक एक परत खोल कर देखते हैं, डिकोड करते हैं इसे। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है मखाना का। 2022 में बिहार मखाना का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब देखिए, किसी बाहरी व्यक्ति को लग सकता है कि ये तो सिर्फ एक नाम बदलने की कवायद है। मेरा सवाल ये है कि एक शब्द के बदल देने से जमीनी स्तर पर किसानों की कमाई पर आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब इसके अर्थशास्त्र और संस्कृति की गहराई में छिपा है। देखिए, नाम बदलना कभी-कभी सिर्फ मार्केटिंग या विज्ञापन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो किसी उत्पाद को उसकी पहचान वापस लौटाना होता है। बिहार एक बहुत ही व्यापक शब्द है, लेकिन जब हम मिथिला कहते हैं तो वो उस विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को दर्शाता है जहां मखाना उगाने की एक सदियों पुरानी परंपरा है। अच्छा, तो ये सिर्फ खेती नहीं, एक परंपरा है। एकदम। मखाना उगाने और निकालने की जो शारीरिक मेहनत है, तालाब की गहराई में गोता लगाना, बीजों को निकालना। बाप रे, ये तो बहुत मेहनत का काम है। हाँ, और फिर उन्हें खास तापमान पर भुनना, ये कोई फैक्ट्री का काम नहीं है। इसका सीधा जुड़ाव वहाँ के कोजागरा जैसे पारंपरिक त्योहारों और अनुष्ठानों से है। समझ रहा हूँ। तो ये नाम बदलना असल में उस पूरे समुदाय की मेहनत और सांस्कृतिक जड़ों को सम्मान देना था। मतलब आपने उस उत्पाद के साथ एक पूरी कहानी जोड़ दी। हाँ। ब्रांडिंग किसी स्थानीय हीरो को ग्लोबल पासपोर्ट देने जैसा हो गया। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। एक ऐसी कहानी जो उस उत्पाद को किसी आम कारखाने में बने सामान से अलग करती है। और अब इसके आर्थिक प्रभाव को देखिए। हाँ, नंबर क्या कहते हैं? दुनिया भर में जितना भी मखाना खाया जाता है उसका लगभग 90% हिस्सा केवल इसी क्षेत्र से आता है। 90%? ये तो एक तरह का एकाधिकार हो गया। बिल्कुल। मिथिला मखाना के नाम से मिली इस नई ब्रांडिंग
और 2025 में लागू की गई मखाना निर्यात प्रोत्साहन रणनीति ने एक साथ मिलकर काम किया। इस एक कदम ने जमीनी स्तर पर लगभग 10 लाख किसान परिवारों की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर बदल कर रख दिया। उनकी उपज अब बाजार में मिलने वाला कोई सामान्य सूखा मेवा नहीं रही, बल्कि ग्लोबल हेल्थ फूड बन गई। एग्जैक्टली वैश्विक स्तर पर सेहत के खजाने के रूप में पहचानी जाने लगी। ये तो वाकई में एक जबरदस्त बदलाव है। लेकिन यहाँ मुझे एक व्यवहारिक चुनौती नजर आ रही है। मखाना तो चलिए एक सूखा मेवा है, उसे बोरियों में भरकर महीनों तक गोदाम में रखा जा सकता है। सही बात है। लेकिन शाही लीची जैसे फल का क्या? स्रोत में ये साफ तौर पर बताया गया है कि शाही लीची के सही सलामत रहने की उम्र, उसकी शेल्फ लाइफ 48 घंटे से भी कम होती है। हाँ, लीची बहुत जल्दी खराब होती है। तो अब आप उसे चाहें जितना भी बड़ा ग्लोबल पासपोर्ट या जीआई टैग दे दें, एक सर्टिफिकेशन का कागज किसी फल को 2 दिन में सड़ने से तो नहीं रोक सकता ना? यही वो बिंदु है जहां नीतियां और रसद व्यवस्था यानी लॉजिस्टिक्स एक साथ आते हैं। सालों तक मुजफ्फरपुर की लीची उगाने वाले किसानों का यही सबसे बड़ा दुष्स्वप्न था, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, मुजफ्फरपुर की कैल्शियम युक्त खास मिट्टी में उगी जो शानदार लीची पटना या दिल्ली पहुंचते पहुंचते खराब होने लगती थी, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना नामुमकिन सा लगता था। मांग तो होगी लेकिन सप्लाई चेन नहीं थी। बिल्कुल, मांग थी लेकिन उसे पूरा करने का ढांचा नहीं था। लेकिन 2025 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी बाजी पलट दी। और वो क्या था? दरभंगा हवाई अड्डे से एयर कार्गो यानी हवाई मालवाहन सेवाओं की शुरुआत। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। मतलब अब समय के खिलाफ दौड़ में किसानों को एक तेज रफ्तार साधन मिल गया, सीधे खेतों से उड़ान। एकदम। आप इस पूरे तंत्र को समझिए। जीआई टैग ने दुनिया भर में शाही लीची की मांग और उसकी कीमत तय की। हाँ। और इस नए हवाई बुनियादी ढांचे ने उस लीची को बिना सड़े ग्राहक तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। जो लीची पहले सड़कों पर ट्रकों में सड़ जाती थी, उसकी 250 टन की भारी भरकम खेप एक ही सीजन में वातानुकूलित आपूर्ति श्रृंखला के जरिए, कोल्ड चेन के जरिए, हाँ, कोल्ड चेन के जरिए सीधे मुंबई, दिल्ली और यहाँ तक कि लंदन पहुंचने लगी। इन दोनों के संगम ने किसानों की आय को सीधे तौर पर कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि अब नुकसान ना के बराबर था। बिल्कुल, और माल सीधे प्रीमियम ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहा था। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इन सारी बातों का निचोड़ निकालें, जी, मतलब आपके पास एक बेहतरीन उपज है और उसे ले जाने के लिए फ्लाइट भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। हाँ। अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन की जटिल कागजी कार्रवाई में ही 3 दिन लग गए तो हवाई जहाज भी उस लीची को सड़ने से नहीं बचा पाएगा। वो तो मुनाफा खा जाता होगा ना। यहीं पर नीतिगत सुधारों का असल महत्व सामने आता है। स्रोत 2025 में हुए कुछ बेहद अहम बदलावों पर बहुत गहराई से जोर देता है। अच्छा, क्या बदलाव हुए 2025 में? सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। सरकार ने जीएसटी युक्तिकरण के तहत जीआई उत्पादों पर टैक्स को 12% से घटाकर सीधा 5% कर दिया। 12 से 5%? गणित के हिसाब से देखें तो 100 रुपए के सामान पर सीधे 7 रुपए की बचत। ये मार्जिन तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, खासकर उन कारीगरों और छोटे प्रसंस्कृत खाद्य निर्माताओं के लिए जो बहुत कम मुनाफे पर काम करते हैं। उनका मार्जिन रातों रात बढ़ गया। ये तो सीधा उनकी जेब में पैसा जाने वाली बात हो गई। हाँ, इस एक कदम ने न केवल किसानों का मुनाफा बढ़ाया, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी भारी प्रोत्साहन दिया कि वे बिहार में आकर निवेश करें। लेकिन जो छोटे किसान या निर्यातक हैं, उनके लिए निर्यात के प्रमाण पत्र हासिल करने वाली जो लाल फीताशाही है, उसका क्या समाधान निकाला गया? इसी बाधा को तोड़ने के लिए एपिडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी भूमिका को बदला गया। एपिडा। पहले ये होता था कि बिहार के निर्यातकों को अपने उत्पादों को विदेश भेजने की अनुमति लेने के लिए हर छोटे बड़े सर्टिफिकेशन के लिए भागकर कोलकाता या वाराणसी जाना पड़ता था। अरे बाप रे! अब आप कल्पना कीजिए, एक किसान जो जल्दी खराब होने वाला फल बेचना चाहता है, वो अपना सैंपल लेकर 600 किलोमीटर दूर धक्के खा रहा है। ये तो समय और पैसे दोनों की भारी बर्बादी थी। बिल्कुल। लेकिन फिर पटना में ही एपिडा का कार्यालय खोल दिया गया। वाओ! मतलब जो काम हफ्तों में होता था, वो अब कुछ घंटों में घर के पास ही होने लगा। जी हाँ, और इसी आसान प्रक्रिया के कारण 2024-25 में हम देखते हैं कि शाही लीची के साथ साथ जर्दालू आम के निर्यात में भी भारी उछाल दर्ज किया गया। जर्दालू आम?
स्रोत में इस फल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, राजनयिक फल। एग्जैक्टली राजनयिक फल या डिप्लोमैटिक फ्रूट। अब एक आम किसी देश का कूटनीतिक एम्बेसडर कैसे बन सकता है? ये असल में सरकार की एक बेहद शानदार और मनोवैज्ञानिक ब्रांडिंग रणनीति है। कैसे? हर साल भागलपुर से जर्दालू आम की एक खास खेप आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाती है। इतना ही नहीं, ये विदेशी मेहमानों को भी भेंट किया जाता है। अच्छा। अब इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब देश के शीर्ष नेता किसी फल को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हैं, तो ये केवल फल नहीं रहता, वो एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। एग्जैक्टली ये एक सॉफ्ट पावर या कूटनीतिक प्रभाव का प्रतीक बन जाता है। इससे जो प्रतिष्ठा मिलती है वो करोड़ों रुपए के विज्ञापन से भी नहीं खरीदी जा सकती। और मुझे यकीन है कि यूरोप या अमेरिका के बाजारों में बैठे निर्यातक इसी बात का फायदा उठाकर उस आम की कीमत कई गुना बढ़ा देते होंगे। देखिए, ये वो आम है जो भारत के प्रधानमंत्री खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जीआई टैग की ताकत को एक नए ही स्तर पर ले जाता है, जहां एक कृषि उत्पाद एक लग्जरी आइटम बन जाता है। हमने अब तक देखा कि कैसे जीआई टैग और नीतियां खेती के उत्पादों को दूरी और समय की मार से बचाते हैं। लेकिन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। सही कहा। उसकी एक बहुत मजबूत रीढ़ वहां की हस्तशिल्प और कला भी है। अब ये एक अलग तरह की लड़ाई है। ये तो इंसान के हुनर और मशीनों की तेज गति के बीच की सीधी लड़ाई लगती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जीआई सर्टिफिकेट किसी पत्थर तराशने वाले कारीगर को करोड़ों रुपए की विशाल फैक्ट्रियों से कैसे बचा सकता है। इस लड़ाई में जीआई टैग असल में एक मजबूत ढाल का काम करता है। स्रोत में गया की पत्थर कट्टी कला का बहुत प्रमुखता से जिक्र है, जिसे 2025 में मान्यता मिली थी। हाँ, ये कारीगर एक खास तरह के काले पत्थर से बेहद बारीक और जीवंत मूर्तियां बनाते हैं, जिसमें हफ्तों का समय लगता है। लेकिन बाजार सस्ते मशीन से बने उत्पादों से अटा पड़ा था, जो फैक्ट्रियों में थोक के भाव बनते हैं। वो दिखने में तो लगभग वैसे ही होते हैं, पर उनमें वो पारंपरिक हुनर, वो इंसानी स्पर्श नहीं होता। तो जीआई टैग ने क्या किया? जीआई टैग मिलने से ये कानूनी रूप से तय हो गया कि असली पत्थर कट्टी कला क्या है। ग्राहकों को एक प्रामाणिकता की गारंटी मिल गई। मतलब एक सर्टिफिकेशन मिल गया कि ये हाथ से बना है। बिल्कुल। जब लोगों को पता चला कि कौन सी कला असली है और कौन सी मशीन की नकल, तो वे उस असली हुनर के लिए सही कीमत चुकाने को तैयार हो गए। इसी ने उन कारीगरों को मशीनों के सामने टिके रहने की ताकत दी। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने बाजार में खड़े होकर बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। एकदम सही एनालॉजी। और सिर्फ मूर्तियों में ही नहीं, मुझे लगता है ये खाने पीने की उन पारंपरिक चीजों पर भी लागू होता है, जिन्हें बनाने का एक खास तरीका होता है। बिल्कुल होता है। सिलाव ख्वाजा का बहुत ही रोचक जिक्र है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने भी इसका स्वाद लिया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 52 परतें हैं। तो क्या जीआई टैग सिर्फ सिलाव ख्वाजा नाम को बचाता है? नहीं, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जीआई टैग सिर्फ एक नाम या लेबल की रक्षा नहीं करता। ये उस प्रक्रिया, उस बनाने की विधि का संरक्षण करता है। अच्छा, मतलब रेसिपी और तकनीक को। हाँ, सिलाव ख्वाजा की उन 52 परतों को बनाने के लिए मैदे को गूंदने, उसे बेलने और खास तरीके से मोड़ने का जो कौशल चाहिए, टैग उसी विशिष्टता को प्रमाणित करता है। क्योंकि वो मशीन से नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी मशीन में डालें और वो दूसरी तरफ से बंद कर निकल आए। ये उंगलियों का जादू है। कोई भी मशीन से मीठा बनाकर उसे सिलाव ख्वाजा नहीं कह सकता। ये टैग असल में उस इंसानी हुनर का एक कानूनी रक्षक है। Here's where it gets really interesting. जब हम कला की बात करते हैं तो उसका एक बहुत ही गहरा सामाजिक और मानवीय पहलू भी होता है। स्रोत में सुजनी कढ़ाई के लिए एक बहुत ही भारी भरकम और प्रभावशाली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रतिरोध का कैनवस। एक साधारण सी कढ़ाई भला प्रतिरोध कैसे बन सकती है? यही सुजनी कला की सबसे खूबसूरत और सशक्त यात्रा है। अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो शुरू में ये केवल एक घरेलू जरूरत थी। मतलब घर के इस्तेमाल के लिए? हाँ, महिलाएं घर की पुरानी साड़ियों और सूती कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें जोड़कर बच्चों के लिए गरम रजाई या बिछोना बनाती थीं। ओहो, जिसे हम गुदड़ी भी कहते हैं कई जगह। बिल्कुल। ये संसाधनों के सीमित होने पर निकाला गया एक घरेलू उपाय था। लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण महिलाओं ने सुजनी को सिर्फ कपड़ा सिलने तक सीमित नहीं रखा। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने सुई और धागे को अपनी आवाज बना लिया। मतलब वो अपनी भावनाएं, अपने आसपास का समाज, उस पे उकेरने लगी। बिल्कुल। आज की सुजनी कढ़ाई अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ग्रामीण जीवन तो दिखेगा ही, लेकिन साथ ही घरेलू हिंसा का विरोध, लड़कियों की शिक्षा का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़े संदेश और महिलाओं के अपने सपने काढ़े हुए दिखेंगे। ये तो सच में प्रतिरोध का कैनवस है ना? जो कला कभी सिर्फ एक बंद कमरे का घरेलू काम थी, जीआई टैग मिलने के बाद वो एक वैश्विक मंच पर पहुंच गई है। अब ये सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता बयान है। और लोग इसे अप्रिशिएट भी करते होंगे। बहुत ज्यादा। जब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में जाती है तो लोग सिर्फ धागे का काम नहीं खरीदते, वे उन महिलाओं की कहानी और उनके प्रतिरोध का सम्मान करते हैं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। और इसी सशक्तिकरण की कड़ी में सिट्टी घास का भी उल्लेख है। हाँ, सिक्की घास। ये एक खास तरह की सुनहरी घास है जिससे टोकरियां और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। आज के दौर में जब पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण से जूझ रही है तो ये एक बेहतरीन पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक विकल्प बन के उभरा है। बिल्कुल, एक सस्टेनेबल विकल्प। साथ ही मधुबनी पेंटिंग का सफर भी अद्भुत है, जो कभी सिर्फ मिट्टी की दीवारों और आंगनों में सजाई जाती थी, लेकिन आज कैनवस के जरिए वो जापान और यूरोप के ड्राइंग रूम तक पहुंच रही है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जीआई टैग ने दुनिया को ये बताया कि ये कला सिर्फ और सिर्फ बिहार की इन खास महिलाओं के हाथों से ही जन्म ले सकती है। इसने उनकी कला को एक अमूल्य वैश्विक पहचान दी। सफलता, सशक्तिकरण और बढ़ता मुनाफा, ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। सही कहा आपने। हमें उस कड़वी सच्चाई और उन चुनौतियों की ओर भी रुख करना चाहिए जो इस पूरे इकोसिस्टम को एक झटके में नष्ट कर सकती हैं। अगर कोई उत्पाद, मान लीजिए कतरनी चावल या शाही लीची, पूरी तरह से एक खास भूगोल, वहां की मिट्टी और हवा पर निर्भर है, तो बदलता मौसम और बाजार की चालाकियों के सामने ये विरासत आखिर कितनी सुरक्षित है? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। स्रोत अपनी चर्चा में दो बहुत ही गंभीर और विनाशकारी खतरों को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। पहला खतरा क्या है? पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसका सीधा असर इन खास उत्पादों पर पड़ रहा है। जैसे शाही लीची के मामले में? हाँ, बदलते मौसम, अनियमित बारिश और बढ़ते तापमान के कारण शाही लीची का आकार छोटा हो रहा है और उसकी वो खास मिठास प्रभावित हो रही है। ओहो, ये तो चिंताजनक है। लेकिन इसका सबसे डरावना उदाहरण कतरनी चावल के मामले में देखने को मिलता है। कतरनी चावल को उसकी बेहतरीन खुशबू के लिए सुगंधित सोना कहा जाता है, और स्रोत बताता है कि इसकी इस खास महक के पीछे बाकायदा एक गहरा विज्ञान है, एक रासायनिक यौगिक जिसे वैज्ञानिक भाषा में 2-एथिल-1 पायरोलाइन कहते हैं। अच्छा, रुकावट के लिए माफी, लेकिन अगर कतरनी चावल की महक एक खास रसायन की वजह से है और वो रसायन वहां की मिट्टी के तापमान या मौसम से जुड़ा है, बिल्कुल, तो इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ग्लेशियर नहीं पिघला रही, वो हमारी थाली से वो सदियों पुरानी खुशबू भी चुरा रही है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आपने बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला है। मौसम के चक्र में बदलाव के कारण कतरनी चावल अपनी ये विशिष्ट सुगंध धीरे धीरे खो रहा है। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये एक ऐसा खतरा है जो जीआई टैग के मूल अस्तित्व पर ही प्रहार करता है, क्योंकि अगर उस जगह की मिट्टी और हवा ही बदल गई तो वो उत्पाद खास कैसे रहेगा? सही बात है। फिर टैग का क्या मतलब रह जाएगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसे बचाने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया पर काम कर रहा है, जिसे आनुवांशिक शुद्धिकरण कहते हैं। आनुवांशिक शुद्धिकरण, इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि वे चावल के डीएनए के उस पुराने सबसे शुद्ध हिस्से को ढूंढकर वापस ला रहे हैं। अच्छा, जेनेटिक लेवल पे काम हो रहा है। हाँ, वे उन बीजों को विकसित कर रहे हैं जो बदलते मौसम की इस मार को भी झेल सके और अपनी मूल महक भी न खोएं। यह एक तरह से चावल को उसका भूला हुआ इतिहास याद दिलाने जैसा है, ताकि प्रकृति की इस चुनौती का सामना विज्ञान की मदद से किया जा सके। ये तो प्रकृति के साथ एक तरह की रेस है, लेकिन एक खतरा तो इंसानों ने भी पैदा किया है, नकली बाजार का। बिल्कुल, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। हाँ, जैसे ही कोई उत्पाद मशहूर होता है और उसकी कीमत बढ़ती है, बाजार में चारों तरफ उसकी सस्ती और नकली कॉपियां आ जाती हैं। एक आम ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि वो जो मखाना या चावल खरीद रहा है वो असली है या नकली? यही वो दूसरी बड़ी चुनौती है जो स्रोत में दर्ज है। बाजार की इस चालाकी का केवल एक ही समाधान है, जीआई लोगो का कड़ाई से प्रवर्तन,
यानी एनफोर्समेंट, और सबसे बढ़कर उपभोक्ता शिक्षा, कंज्यूमर अवेयरनेस। एग्जैक्टली। जब तक बाजार में पैसा खर्च करने वाले ग्राहक को ये पता नहीं होगा कि असली जीआई टैग का लोगो कैसा दिखता है या असली कतरनी चावल की पहचान क्या है, तब तक धोखेबाज मुनाफा कमाते रहेंगे। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जीआई टैग का जो असली आर्थिक लाभ है वो बिचौलियों या नकलचियों के पास न जाकर सीधे उन स्थानीय समुदायों और किसानों तक ही पहुंचे जो इसके असली हकदार हैं। तो हमने इस विश्लेषण में एक लंबी और गहरी यात्रा तय की है। हमने देखा कि कैसे मखाना ने अपनी मिथिला की पहचान वापस पाई। हाँ। और कैसे एक हवाई अड्डे के लॉजिस्टिक्स ने 48 घंटे में खराब होने वाली लीची को लंदन के सुपरमार्केट तक पहुंचा दिया। कैसे टैक्स और नीतियों ने रास्ते आसान किए और कैसे सुजनी कढ़ाई ने महिलाओं को अपनी एक मजबूत आवाज दी। और सबसे बड़ा निष्कर्ष जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है वो ये है कि एक जीआई टैग केवल कोई लेबल या दीवार पर टांगने वाला सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बिहार में आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास का एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। और भविष्य भी काफी हलचल भरा दिखाई दे रहा है। सरकारें और नाबार्ड जैसी संस्थाएं अब केवल आवेदनों का इंतजार नहीं कर रही हैं। हाँ, वे बहुत प्रोएक्टिव हो गई हैं। बिल्कुल, वे सक्रिय रूप से स्थानीय उत्पादों को खोज रही हैं और उन्हें वैश्विक पटल पर लाने की तैयारी कर रही हैं। पाइपलाइन में गया के तिलकुट अपनी उस खास कूटने की लयबद्ध प्रक्रिया के साथ, भोजपुर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही जैसे उत्पाद मौजूद हैं। ये दिखाता है कि ये पूरा तंत्र पूरी तरह से जीवंत हो चुका है और अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। और ये सक्रियता ही इस अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करेगी। सही कहा। इस चर्चा का उद्देश्य भी यही था कि सूचनाओं और आंकड़ों के उस भारी ढेर से बचकर हम उन सबसे काम के तथ्यों तक पहुंचें जो ये बताते हैं कि असल में पर्दे के पीछे क्यों और कैसे चीजें काम कर रही हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा विचार है जो हम सबके सोचने के लिए बहुत जरूरी है। आज का हमारा दौर हर तरफ ऑटोमेशन, एआई और तेज गति वाली मशीनों का दौर है। हर चीज को फैक्ट्रियों में थोक के भाव बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी इस आधुनिक और तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था में भौगोलिक रूप से गहराई से जुड़े और हाथों से बने इन जटिल कौशलों को बचाने का वास्तविक मूल्य क्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। चाहे वो गया के तिलकुट को कूटने की वो लयबद्ध तकनीक हो, पत्थर कट्टी की बारीक नक्काशी हो, या सिलाओ खाजा की उन 52 परतों को हाथों से आकार देना हो। क्या आने वाले भविष्य में ये मानवीय कौशल केवल कुछ बहुत अमीर लोगों के लिए एक महंगी विलासता, एक लग्जरी बनकर रह जाएंगे जिसे वे अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए खरीदेंगे, या फिर ये हमारी उस बुनियादी जमीन से जुड़ी सांस्कृतिक पहचान का वो अटूट हिस्सा बने रहेंगे जो हमें उन बेजान मशीनों से अलग करती है? सोचिएगा जरूर।